बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र ये क्या कहलाता है? ये मगध कहलाता है। इतनी बात में कोई परेशानी? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मैंने आपको बोला था महाजनपद काल कितने पहले था? 600 ईसा पूर्व था। अंकुर शर्मा, वेरी गुड, बहुत शाबाश। आगे आएगा। मगध साम्राज्य कब से कब तक रहा है? टोटल मगध साम्राज्य रहा है, यानी मगध की गद्दी पर जो लोगों ने शासन किया है, 544 से 185। तो कुल कितने वर्ष हुए मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? भैया 544 में से हम 185 को माइनस कर सकते हैं, तो क्या आएगा बोलेंगे जरा सारे बच्चे? तो क्या बोलोगे? 9, 5 और आपका 3, 359 वर्ष। यानी मगध पर जो शासन काल रहा है, कौन कौन से 4 वंश मैंने आपको बताए? हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और आपका मौर्य वंश। इन 4 वर्षों ने कितने, 4 वंशों ने कितने, 359 वर्षों तक शासन किया है। 359। और सारे कौशिक दास जी का एक अच्छा उत्तर 359, कौशिक तोमर जी, आस्था सागर। ये तो कॉमन सी बात है। मगध सबसे शक्तिशाली, मगध से पहले शक्तिशाली कौन? काशी हुआ करता था। मगध आज की स्थिति में बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र है, इस जगह पर मगध था। मगध का अगर हम बोले कितने वर्षों पहले उदय हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज सन 2023 और उससे 600 साल पहले, लगभग 2600 वर्ष पहले। मगध साम्राज्य पर वंश कौन कौन से हुए? 4। हसना मना है। क्या बोलोगे? हसना मना है। अरे दोस्त बोले हसना मना है। हर्यक, शिशुनाग, कभी भी क्रम पूछे, रात्रि में भी बताना तुमको, उठ के एकदम से पूछे कोई तो। आगे चलेंगे। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का खात्मा करके शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का खात्मा करके आपका नंद वंश। महापदम उसके पेट में चाकू मारेगा, मैं कहानी आपको बताऊंगा। मौर्य वंश, फिर आया मौर्य वंश। अब बात करते हैं मगध की शुरुआत की। मगध को अगर बातें तो प्राचीन जो मगध था, आज वाले मगध की बात नहीं कर रहा हूं, प्राचीन जो मगध था उस साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ थे। महाभारत कालीन जो बृहद्रथ है उनको माना जाता है। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध है। जरासंध अगर किसी ने महाभारत में देखा हो तो जरासंध का नाम याद है, जिसका भीम से युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे से गदा युद्ध किया था। बहुत चर्चित किस्सा है जरासंध और भीम के युद्ध का। तो बृहद्रथ के बाद में उसका पुत्र जरासंध शासक, और राजधानी क्या बनाई इन्होंने? गिरिब्रज। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। किस वेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह बनता है कि मगध साम्राज्य के फाउंडर है कौन, किसने इसकी स्थापना की? तो हम लोग कई बार बिंबिसार गलती से कर देते। बिंबिसार हर्यक वंश के हैं। मगध साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जो बृहद्रथ नामक व्यक्ति से शुरू हुआ और खत्म भी बृहद्रथ पर ही होगा। मतलब वो बृहद्रथ कोई और व्यक्ति होगा, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति 359 साल नहीं रह सकता। मगध कितने दिन तक है? 359 ईयर्स। एक आदमी तो इतने वर्षों तक नहीं रह सकता। तो एक बृहद्रथ शुरुआत में रहेगा, एक बृहद्रथ अंत पर रहेगा। तो कभी भी मैं आपसे पूछूं मगध का प्रथम शासक कौन है या संस्थापक कौन है, तो बृहद्रथ। और मगध का अंतिम शासक कौन है, तो बोलेंगे बृहद्रथ। इतनी बात समझ में आई? बोलेंगे भाई? इधर उधर की बात करने वालों तुम कमेंट करते करते घुटनों पर आ जाओगे, लेकिन मैं आपके बेवजह के कमेंट्स कभी नहीं पढ़ूंगा। ये मैंने पिछली क्लास में कह दिया और मैंने बोला मैं उस बारे में तुमको कभी गाइड भी नहीं करना चाहूंगा। चारों वंशों को पढ़ना है। तो जो प्राचीन मगध है उसको बृहद्रथ ने स्थापित किया। उनकी वंशावली चली महाभारत कालीन, उसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, ज्यादा प्रमाणिकता नहीं है, सिर्फ कथन है, सिर्फ कहा जाता है कि महाभारत में कोई बृहद्रथ था, उसका पुत्र जरासंध था जिसको भीम ने हराया। ठीक है। अब आते आधुनिक मगध पर जो वंश हुए हैं, कौन कौन से बताए मैंने? हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश। कभी भूलेंगे नहीं भाई सब। तो सबसे पहला वंश आया हर्यक वंश।
हर्यक वंश का कुल शासनकाल कितना है जरा बताएंगे? भाई चारों वंशों ने कुल मिलकर के 359 ईयर्स रूल किया है, 359 साल शासन किया है, लेकिन इन्होंने कितना, क्या बोलेंगे? 544 और 412 का डिफरेंस क्या आएगा? 132 वर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं मगध पर हर्यक वंश ने कुल कितना शासन किया, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर के 132 वर्ष भैया जी शासन किया। जिसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार 544 बीसी में गद्दी पर बैठा और 492 तक रहा। ये डिफरेंस देखोगे, दोनों को घटाओगे तो कुल 52 वर्ष आएंगे। यहां लिखा हुआ है कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक ये गद्दी पर रहा। और भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं है दोस्त जो 52 वर्षों तक गद्दी पर रहा। इसके बाद में नंबर आएगा अकबर का 49 वर्ष, औरंगजेब आएगा मुगल काल में 49 वर्ष, और उसके बाद में फिर शाह आलम द्वितीय आता है भारत में। उसने भी 1760 से लेकर के 1806 लगभग 46 वर्ष शासन किया है। लेकिन 52 वर्ष तक भारत के इतिहास में किसी अन्य शासक ने शासन नहीं किया। इसी का नाम है श्रेणिक। श्रेणिक से क्या मतलब होता है? जैन साहित्य में इसको श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक से भैया क्या मतलब है? श्रेणिक के ऊपर बच्चे बहुत विवाद है बिंबिसार को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि जो लिच्छवी लोग थे, लिच्छवी आप लोग समझते, लिच्छवी गणतंत्र के अधीन आने वाला, एक वज्जी और मल्ल के पास में आने वाला लिच्छवी एक कबीला था। तो कहते हैं जो लिच्छवी शासन के लोग थे उनका ये सेनापति था। लेकिन बहुत जगह से उल्लेख मिला कि इसके स्वयं के पिता एक शासक थे, जिसका अर्थ होता है आपका क्षेत्रोजस। इसी का नाम मिलता है क्षेत्रोदस, यानी कि जिसके स्वयं के पिता राजा हों उसको क्षेत्रोजस कहा जाता है। पर लोगों ने बोला कि अगर इसके स्वयं के पिता राजा थे तो एक सेनापति क्यों है फिर किसी और का? लिच्छवियों का सेनापति क्यों है मगध में होते हुए? खुद का जिसका राज्य इतना शक्तिशाली है उसका बेटा किसी और का सेनापति क्यों होगा? तो उस बात को लेकर के मतभेद है कि दोनों ही नाम इनके देखने को मिलते हैं, श्रेणिक भी और क्षेत्रोजस भी। तो दोनों नाम बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि श्रेणिक किस शासक का नाम है? बिंबिसार का। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है कितने वर्षों का? 52 वर्षों का। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। अब आप लोग जानते हैं मगध को शक्तिशाली बनाने का इन्होंने सोचा। हर राजा के अंदर यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने साम्राज्य को बड़ा करे। इसको बोलते हैं दोस्त हम महत्वाकांक्षा, कि हम बड़ा होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा देखा आपने कि जो अपनी चीजों को कम करना चाहता हो? तो बोलेंगे उसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, अपनी चीजों का नुकसान कर रहा है, अपनी चीजों को घटने की तरफ ले जा रहा है, कम कर रहा है। लेकिन कोई अपनी चीजों को एक्सपेंड करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, इसको हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी राजा। तो ये महत्वाकांक्षी शासक है बिंबिसार। क्या करता है? इसने थोड़ा लॉजिक लगाया। इसने सोचा यार युद्धों से कहीं ज्यादा अच्छा कुछ शादी कर ली जाए अच्छे घरानों में। बोला युद्ध तो लड़ेंगे, पहले पैसा चाहिए। मगध को इतना शक्तिशाली बनाना है कि आसपास के जो अन्य महाजनपद है उनको जीतना है, तो धन चाहिए। अब इनके पास धन नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा है बिंबिसार तो ये 15 वर्ष का है। 15 वर्ष के इसके पिता के देहांत के बाद में इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। देहांत इस तरह नहीं हुआ, इनके पिताजी की मौत हुई, मैं बताऊंगा, उसका बदला ये लेंगे। तो 15 साल के बच्चे को बिठाया तो बहुत सारा फंड नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है, तो चालाकियां करते हैं। कैसे? एक शादी करी पहली वाली चेलना, ये पहली शादी है इनकी, चेलना से जो करी है। ये चेटक की पुत्री थी। किसकी? चेटक की। अब आप कहेंगे भैया ये चेटक कौन है? चेटक कौन है? ठीक है, क्या बोलेंगे जी? चेटक का मतलब है कि चेटक जो शासन करता है ये करता है आपका लिच्छवी गणराज्य में। कहां पर? जो लिच्छवी क्षेत्र है, लिच्छवी का शासक है चेटक। अब ये लिच्छवी से शादी क्यों कर रहा है तो आप मैप में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहां देखना एक बार, यहां देखो ध्यान से। तो जो ये मगध है, मगध है,
लिच्छवी किधर है आपका, इधर ध्यान से समझना, सिर्फ मेरी बात सुने। मगध है इधर, मगध से ऊपर जो ये काशी है, क्या बोलोगे, काशी है, तो ये लिच्छवी क्षेत्र हो गया, यानी इसके किस साइड में, नॉर्थ साइड में। ऐसे ही तो आप दिशा निर्धारण करते हो, तो ये उत्तर है। तो उत्तर से लिच्छवी लोग हमेशा लूटपाट करते रहते थे, हमेशा लूटपाट करते थे आपका मगध में। तो उत्तरी सीमा को इसको सुरक्षित करना था सबसे पहले तो, इसीलिए इसने विवाह संबंधों की बात करी, किससे, चेलना से शादी हो गई। क्या बोलेंगे, यहां पर बहुत अच्छे से शादी हुई। दूसरी शादी इन्होंने की भाई साहब, दूसरी शादी इनकी, ये सेकंड मैरिज है इनकी, दूसरी शादी है। दूसरी शादी किससे की है, कौशल नरेश। कौशल जानते हैं, कौशल एक महाजनपद था, कौशल की राजधानी बताएंगे सारे बच्चे, कौशल की राजधानी बताएंगे। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत जो थे, उनकी बहन से शादी कर ली। बहन का नाम कौन है, महाकौशला। एक महाजनपद के राजा की बहन से ही शादी की, और काशी दहेज में मिला। और भारत के राजाओं में दहेज का पहला उदाहरण मिलता है। काशी दहेज में दिया भैया, मतलब जगह ही दहेज में दे दी, हाँ जी। और काशी जो एक व्यापारिक नगर था, 1 लाख रुपए लगभग वार्षिक आय से होती थी, टैक्स आता था 1 लाख एनुअली। 1 लाख एनुअली क्या आता था, यहां से टैक्स आता था। तो बोलेंगे राजा बिंबिसार को मजबूती मिल रही है विवाह संबंधों से या नहीं मिल रही है। एक विवाह के द्वारा तो उन्होंने उत्तर की तरफ से होने वाले आक्रमण को सुरक्षित किया है। एक की तरफ से उन्होंने, एक की तरफ से कुछ बच्चे लिख रहे हैं कौशल की श्रावस्ती, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरी शादी करी इन्होंने 6 माह से, तीसरी शादी इन्होंने की है आपका 6 माह से। आप देख सकते हैं यहां मगध, एक तरफ तो यहां से सुरक्षा की, पैसे का इंतजाम किया, और ये जो भद्र प्रदेश पड़ता है दिल्ली के पास था, जो कुरु है जिसकी राजधानी मैंने आपको इंद्रप्रस्थ बताई है, तो इस साइड से भी सुरक्षा देख रहा है, क्योंकि इधर से तो कोई जल है, इधर से तो नुकसान कोई है ही नहीं, तो इधर से सुरक्षित करना चाह रहा है। तो क्या बोलेंगे, 6 माह भद्र प्रदेश की राजकुमारी, उससे शादी कर ली। अब विवाह संबंध हो चुके। अच्छा मुझे बताएंगे कि जो मगध है, मगध है, मगध के सबसे पूर्वी में मैंने कौन सा बताया आपको महाजनपद, सबसे पूर्वी महाजनपद आप मैप पर देखिए कौन सा है, मैप पर देखेंगे। मैंने बोला इधर से आपका कुरु की तरफ से सुरक्षा, काशी इसको मिल चुका, उत्तर से सेफ हो चुके, ये यहां पर सबसे शक्तिशाली है, इधर से कोई खतरा है नहीं, ठीक है, इधर से सेफ है, इधर से सेफ है। तो अभी 2 चीजें बची हुई हैं, इधर एक शक्तिशाली है अवंती थोड़ा, और इधर पूर्व में सबसे शक्तिशाली कौन बताया था मैंने आपको, अंग। अंग से खतरा है कि नहीं है। तो इसने जितने भी संबंध बनाए उन सारे के सारे संबंधों को अंग पर झोंक दिया, क्योंकि अंग के शासक ने बिंबिसार के पुत्र, बिंबिसार सॉरी, जो अंग का शासक था उसने बिंबिसार के जो पिता थे उनको युद्ध में हरा दिया। तो युद्ध में हरा दिया तो इनको बदला भी लेना था, कि एक बार युद्ध में मेरे पिताजी को हराया था, मैं बदला लूंगा। तो इन्होंने अंग महाजनपद को जीता। बहुत पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य में अंग को किसने जीता। पहली बात तो मगध ने जीता, शासक कौन है, बिंबिसार ने जीता, और वहां अपने पुत्र अजात शत्रु को उपराजा बनाया है। क्या बना दिया, मतलब एक गवर्नर बना के भेजा कि कल को ये गद्दी पे आएगा तो राजा के गुण होने चाहिए, तो सीख जाएगा इतने, राजा बना करके इसको उपराजा, राजा ये बन पाए कल, इसके लिए उपराजा बनाया, छोटा राजा, उपराजा मतलब छोटा राजा। क्या बोलेंगे भैया, 492 भैया बिंबिसार, एक बार मैं देख लेता हूं क्या हो गया, क्या आ गया, बच्चे क्या कह रहे हैं दिखाएंगे एक बार। ऐसे तो तुम ये बोलोगे एक आदमी 359 साल तक, उसको भी रिलेट कर लोगे। आ गया, क्या बोलेंगे, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को, ठीक है। बिल्कुल, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर उसने जैन धर्म को अपना लिया था। किसको अपना लिया था उसने,
जैन धर्म को, क्योंकि इसकी पत्नी चेलना कौन है? लिच्छवी है। और यहां आपको एक संबंध सोचना होगा, इसकी पत्नी चेलना कौन है? अभी मैंने बताया लिच्छवी है। और लिच्छवियों की एक महिला का नाम मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, महावीर स्वामी की माताजी किस वंश से हैं? फटाफट से बताएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध जी की माता कोलिया वंश से थी, तो जो आपका महावीर स्वामी जी की माता हैं, वो भी तो लिच्छवी वंश से थी। तो जिस लिच्छवी वंश से महावीर स्वामी जी की माता है, उसी वंश से चेलना है। यानी चेलना अगर बोले एक तरीके से महावीर स्वामी के मामा पक्ष से हैं। किससे हैं? उनके मामा पक्ष से हैं। तो इन पर प्रभाव होगा जैन धर्म का, यानी बोले कि भैया हमारे तो बुआ के लड़के हैं, वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और तुम राजा हो, हमारी बुआ के लड़के का पक्ष लो। समझे ना मेरी बात? लिच्छवी कौन है? ये महावीर स्वामी की मां है, इस फैमिली से, और चेलना भी इसी फैमिली से। ठीक है? तो चेलना की कौन लगी? ये परिवार की है। परिवार की है तो इनकी बुआ लगी और बुआ का बच्चा लगा, और महावीर स्वामी के मामा जी लगे लिच्छवियों, इस वजह से। ठीक है? यहां देखेंगे राजधानी क्या बनाई है बिंबिसार ने? राजगृह बनाई। मगध की 3 राजधानी मैंने आपको बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया कि राजा चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। किसको? इसका बड़ा बेटा है दर्शक, इसने कहा यह राजा बनेगा। परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। उससे छोटा बेटा है अजातशत्रु, जिसको इसने कहां का उपराजा बनाया था? अंग का। लेकिन इसको भाई साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। यही कलयुग है, सब कुछ अपने लिए चाहिए। तो बगावत कर बैठा, दर्शक की भी हत्या कर दी अपने भाई की, और अपने पिताजी को सलाखों के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे 2 कहानियां बनती हैं। कहते हैं इसकी माँ इसको समझाती है कि तूने अपने पिताजी के साथ जो अत्याचार कर रहा है, जो तुमने इसको कारागार में डाल दिया, ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं बहुत क्रोधित होकर के अजातशत्रु अपने पिता की बेड़ियां, जो उसने जंजीरों में बांध के अपने पिता बिंबिसार को रखा था, कहता है कि मैं आज अपने पिता की बेड़ियों को काटूंगा, और उसके आंसू बह रहे हैं। और कहते हैं कि आते हुए अजातशत्रु को हाथ में तलवार लेकर देखते हुए उसके पिता के प्राण निकल जाते हैं डर की वजह से। एक कहानी ये भी है कि उसने अपने पिता को बंदागृह में एक तलवार के वार के द्वारा मार दिया। तो दोनों ही कहानियां प्रचलित हैं। कहने की बात है बिंबिसार की हत्या हो गई, और गद्दी पर कौन आया? अजातशत्रु। क्योंकि अजातशत्रु को उपराजा नहीं बनना है, उसको क्या बनना है? राजा। उसके अंदर भी महत्वाकांक्षा है बड़ा होने की। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाला आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे साइड वर्ड होता है, सुसाइड खुद की हत्या करने वाला, मैट्रिसाइड माता की हत्या करने वाला, पैट्रिसाइड पिता की हत्या करने वाला, सोरोरिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, ये सब वर्ड आप पढ़ते होंगे इंग्लिश अगर आप पढ़ते होंगे तो पिता की हत्या इसने कर दी। तो बहुत पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। तो पितृहंता वंश कौन सा है? हरियक। क्योंकि यहां के राजाओं ने, बहुत सारे राजाओं ने अपने पिता की हत्या कर दी, स्वयं के पिता की। अजातशत्रु अपने पिताजी की हत्या करता है, लेकिन अजातशत्रु की भी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा हुई। जो इसने किया वो इसने भुगता। बोलते ना, कर्मा हैज इट्स वैल्यूज, इट रिटर्न्स। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा जीवन में, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे को तैसा। इस प्रकार से हरियक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के राजा क्या कर रहे हैं? शासन के चक्कर में अपने पिता की हत्या कर दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है।
अजातशत्रु को भी इसके पुत्र उदयन ने मार डाला और इस प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गद्दी पे कौन आ गया है? अजातशत्रु। बताएंगे कितने वर्ष तक इसने शासन किया है? मैंने बोला 544 से हर्यक वंश शुरू हुआ और 492 तक रहा बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बहुत बार पूछा जाता है बिंबिसार का उत्तराधिकारी मगध की गद्दी पर कौन बना? कहां पर शासन कर रहे हैं? मगध में। किसको जीत चुके? अंग को जीत चुके, यानी मगध का क्षेत्रफल अब बड़ा हो चुका है। इसका नाम कुणिक है। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता बोलते हैं। प्रथम पितृहंता। कैसा पितृहंता है? ये फर्स्ट है, क्योंकि ये पहला आदमी है जिसने पिता की हत्या की है। भैया इससे पहले किसी ने अपने पिता की हत्या नहीं की। भारत के इतिहास के राजाओं में प्रथम राजा है। बाद में बहुतों ने की होंगी, अब पौराणिक काल में जिसका साक्ष्य नहीं मिलता की होंगी। अजातशत्रु की माता का नाम महाकोशला है। महाकोशला कहां की राजकुमारी थी, जरा बताएंगे? आप कहेंगे भैया ये राजा प्रसेनजीत की बहन थी। राजा प्रसेनजीत जो कौशल के शासक थे, जिनकी राजधानी श्रावस्ती है। और इन्होंने दहेज में क्या दिया था? अजातशत्रु के पिताजी बिंबिसार को दहेज में क्या दिया था? काशी। काशी दिया था दहेज में, 1 लाख रुपए आय वाला। लेकिन जैसे ही अजातशत्रु ने हत्या कर दी अपने पिता की, तो ससुराल पक्ष नाराज होगा कि नहीं होगा बिंबिसार का? मतलब इसके मामा है प्रसेनजीत। कौन है भाई? महाकोशला मम्मी, तो मामा कौन है? मामा प्रसेनजीत है। अब मामा प्रसेनजीत को जैसे ही पता चला, यहां से पुष्टि होती है कि इसने अपने पिता के साथ बहुत अत्याचार किए होंगे। उनको जैसे ही पता चलता है कि भांजे राजा ने जीजू को ही मार दिया है, तो जीजू को ही मार दिया तो बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने बोला जो काशी से रेवेन्यू मिलता है वो तुमको मिलना बंद कर दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तुमको देने बंद कर दिया जाएगा। अब संघर्ष छिड़ा यहां पर। किसके लिए? काशी के लिए। इसी के लिए काशी के लिए जो संघर्ष हुआ आपका, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बौद्ध संगति की। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और विजयी हुआ। और जब प्रसेनजीत, शुरुआती दौर में प्रसेनजीत की विजय होती है। प्रसेनजीत की शुरुआती दौर में क्या होती है? विजय होती है। प्रसेनजीत शुरुआती विजय में, शुरुआती संघर्ष में जीतता है। लेकिन अजातशत्रु की मुलाकात महात्मा बुद्ध से होती है इस समय पर, और यहां पर महात्मा बुद्ध से ये सॉल्यूशन लेते हैं। महात्मा बुद्ध से ही सॉल्यूशन लेते हैं। इसको लेकर बहुत इतिहासकार ये बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध हिंसा के खिलाफ थे, उन्होंने इस प्रकार का सजेशन क्यों दिया होगा। लेकिन बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि किस तरह से, क्योंकि ये जो आपका प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत जो कहां पर शासन कर रहे हैं आपका बच्चे? कौशल में। तो इनके पास 8 संघ थे उस समय, 8 छोटे कबीले जो बहुत मजबूत कबीले थे, किसी भी युद्ध को झेलने की स्थिति में थे। उनको हरा पाना बहुत मुश्किल बात थी अजातशत्रु के लिए। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सलाह दी कि उन 8 कबीलों को आपस में संघर्ष कराया जाए जो कौशल की विजय का कारण है। और अगर वो 8 आपस में संघर्ष करने लग जाएंगे तो कौशल को जीतना आसान हो जाएगा। और ऐसा ही किया। उन लोगों में आपस में, उन कबीलों में संघर्ष छिड़ा और हार होती है किसकी? प्रसेनजीत की। और प्रसेनजीत बहुत शक्तिशाली नहीं रह पाते। अब अगली शादी हुई है। प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और उनकी सुंदर बेटी वाजिरा से विवाह हुआ, जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रसेनजीत कौन है? इनके मामा है। अपने स्वयं के मामा की लड़की से शादी कर ली। किसने? अजातशत्रु ने। राजा लोग, बहुत जगह आप लोगों को ऐसे प्रकरण देखने को मिलेंगे कि राजा इस तरह की रिश्तेदारियों में शादी कर लेंगे। तो किससे शादी कर ली? अपने मामा की लड़की से शादी कर ली, वाजिरा से। वाजिरा से। और एक संधि के तहत हुई शादी थी। संधि के तहत हुई शादी थी। ठीक है, संधि कैसी? क्योंकि अब प्रसेनजीत हार चुका है। इसके बाद वज्जी और मल्ल संघ को हराया। वज्जी संघ को, जो उस समय पर एक गणतंत्र था, वज्जी मैंने आपको बताया। मल्ल संघ जो कि उस समय पर एक गणतंत्र था, इन दोनों को हराया। कारण था कि वज्जी में तो एक रत्न की खान है। 2 कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो बताया जाता है रत्नों की खान, बहुत सारे हीरे जवाहरात की एक खान थी।
जो किसी पुराने शासक ने किसी रत्नों, हीरे जवाहरात आदि को एक खान में, एक गुफा में दफन कर रखा था। इतना हीरा, सोना, जवाहरात। तो वज्जी और मगध के बीच एक अलायंस होता है, एक संधि होती है कि हम इसको आधा आधा बांटेंगे। लेकिन वज्जी के लोगों ने नालायकी कर दी और आधा नहीं दिया उनको, तो गुस्सा आया। एक कहानी तो ये है जिसके लिए युद्ध हुआ। दूसरी कहानी ये है कि जो चेलना है, ये किसका बेटा है? अजातशत्रु महाकोशला का। लेकिन बिंबिसार की एक शादी किससे हुई है? चेलना। चेलना के बेटे हैं। चेलना के बेटे थे दो, हल और बेहल। हल और बेहल। बिंबिसार ने अपना प्रिय हाथी किसको दे दिया? हल और बेहल को। यानी कि ये तो चेलना का बेटा नहीं है, ये तो महाकोसला का बेटा है। यानी कि हल और बेहल अजातशत्रु के सौतेले भाई हुए कि नहीं हुए? यस और नो? भाई, राजा बिंबिसार ने एक शादी महाकोसला से की है जिसका बेटा अजातशत्रु है, जो गद्दी पर आ चुका है। लेकिन बिंबिसार ने एक दूसरी शादी चेलना से भी तो की। तो चेलना के दो बेटे हल और बेहल इसके सौतेले भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल भैया जी हुए। तो अपना प्रिय हाथी इनको दे दिया। तो डिमांड किया अजातशत्रु ने कि वो हाथी मुझको ही चाहिए। अब ये तो बेचारे कहां किसके, इनके नाना कौन है? हल और बेहल के चेटक है। भाई, चेलना के पिता कौन है? चेटक है। तो अपने नाना जी के पास चले गए। इसलिए भी ये युद्ध हुआ। उसने कहा कि वापस देना होगा हाथी, इन्होंने मना कर दिया। तो वज्जी को हराया और फिर मल्ल को हराया। ठीक है, आगे आएंगे। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासन काल में हुई।